बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके पेश खिदमत है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। आज दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टमिक लेवल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। एक है यूनाइटेड नेशंस, डेफिनेटली उसे सिस्टमिक लेवल से भी देखना चाहिए और पाकिस्तान के इशूज़ और मुस्लिम उम्मा के इशूज़ उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इसके इजलास को देखेंगे कि किस तरफ जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस बनती है नहीं बनती, क्या ये लीग ऑफ नेशन का जिस तरह का नतीजा निकला था, क्या इसका मुस्तकबिल उस तरह का तो नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो हम डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट पूरे मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, उसमें कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात के ऊपर बहस चल रही है। हरदीप सिंह का जो टारगेट किलिंग है, उसके बाद सवालात उठ रहे हैं कि क्या इंडिया का जो बिहेवियर है वो डेमोक्रेटिक बिहेवियर है या रोग स्टेट की तरह इंडिया का बर्ताव दुनिया के सामने आ रहा है। इन दो टॉपिक्स के ऊपर तफसीलन डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह डॉक्टर कमर चीमा साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम इन द शो। आप हमारे को होस्ट हैं और उसके साथ हमारे हर दिल अजीज़ मेहमान मोहम्मद अली साहब, जो कि एक्स सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। पहले डिस्कस कर लेते हैं चीमा साहब, यूनाइटेड नेशंस को आज है 2023 और 1945 को वजूद में आया यूनाइटेड नेशंस, और जंग की तबाहकारियों से बचने के लिए, ताकि पीसफुली रिज़ॉल्व करें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या वो क्राइसिस में तब्दील हो जाते हैं अक़वाम के दरमियान में, उसकी वजह से वजूद में लेकर आए। तो इस पर्सपेक्टिव से आप यूनाइटेड नेशंस को किस तरह से देखते हैं कि क्या ये कामयाबी की तरफ जारी है, या इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं जब कश्मीर का इशू हो, फ़लस्तीन का इशू हो और 75 साल गुजर गए हों और इशूज़ रिज़ॉल्व न हुए हों, और फिर वीटो पावर्स, 5 में से 4 वीटो पावर्स के प्रेसिडेंट्स की शिरकत न होना सवाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो भी गालिबन इसलिए कि वो न्यूयॉर्क के अंदर इजलास हो रहा है। और फिर क्लाइमेट रिलेटेड जो होती है समिट, वहाँ पे भी यूएस भी एब्सेंट, चाइना भी एब्सेंट और इंडिया भी एब्सेंट, जिनकी जो शेयरिंग है वो 42% है एमिशन में। इस सारे डेटा को, इस फैक्ट्स को अपने जहन में रखते हुए आप ज़रा पिक्चर खींचिए हमारे नाजरीन के लिए कि यूनाइटेड नेशंस की परफॉर्मेंस कैसी है और इसका मुस्तकबिल क्या है। देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है डॉक्टर मुनव्वर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, मैं तो इसको पहले पाकिस्तान और वैसे देखना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल है G20 होने की वजह से, जिस तरह आपने भी कहा कि P5 में से सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ पे गए। लार्जली जो यूएन का जो मकसद है वो तो कहा जा रहा है ना कि फेल होता जा रहा है। बस एक ही बात हो रही है कि जी इसकी एक्सटेंशन की बात करें। मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी ये बात कर रही थी, और भी दुनिया पोर्चुगल के प्रेसिडेंट को भी देख रहा था, वो यही कह रहे हैं जी इसको एक्सटेंड करें, जी इंडिया को लें, ब्राज़ील को लें और मुल्कों को लें। मैं ज़ाती तौर पे तो उसकी मुखालफत में हूँ और मुल्कों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉक्टर साहब, जो जिस पे बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लेंस से। मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में आप पिछले सारे अपने वज़ीर-ए-आज़म की लिस्टें निकाल लें कि जब वो यूएन जाते हैं तो किस-किस से मिलते हैं। तो यकीन करके माने कभी कोई लिस्ट हमारी अपडेट नहीं हुई। एक हम्म। तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने मिलना होता है हम्म। माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं, बिल हम्म। गेट से तो मिलना ही होता है, क्योंकि वो पोलियो का हमारा मसला ख़त्म नहीं हो रहा। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे कोई पैसे लेके आती नहीं है, तो वो पोलियो के हवाले से हमारी डिस्कशन होती है। हम्म। दूसरा आप देख लें आईएमएफ से भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हम्म। तीसरा आप देखिए हम एसडीजीज पे बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात कर रहे हैं, उस पे सारी दुनिया ही बैठी होती है। हम्म। चौथा आप देख लें एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट भी हमने क्योंकि वो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया है, तो वो हमें जाहिर बात है वहां से भी पैसे मिलते हैं। हम्म। बाकी कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग नहीं है जो मल्टीलैटरल फोरम से हो। हम्म। मैंने इसको बड़ा फॉलो करने की कोशिश की, और पिछले मुझे तो ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, आज तो मेरा ख्याल है इस दफा तो शायद वो नहीं गई, उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम दुनिया के लीडरशिप से और इंस्टीट्यूशन से मुलाकात होती है एज कंपेयर टू द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमें अपनी गेस्ट लिस्ट को अपडेट करना है, हमें मल्टीलैटरल इंगेज करना है। इंडिया वहां पे जाके एक ही दिन में मेरा ख्याल है उन्होंने 2 मीटिंग्स कर ली हैं, I2 U2 की है, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है।
कौन सा ऐसा एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर बायलैटरल मुलाकातें हैं, जितने मर्जी लोगों से आप कर लें। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है इंटरनेशनली, पाकिस्तान उसमें कंप्लीटली मिसफिट है। और पाकिस्तान ने अपने आप को सिर्फ चाइना से अलाय कर लिया हुआ है, जो कि जारी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है पाकिस्तान का, और दिफा हो हर लिहाज से हमारा बड़ा ख्याल करता है और हम भी उनके इंटरेस्ट को बड़ा वॉच करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड से हम डिस्कनेक्ट हैं। जैसे अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि जी इनसे मिनिमम लेवल पे इंगेज तो करना है लेकिन कोई लार्जर इंगेजमेंट नहीं है। सो मैं इस चीज पे ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान को अपनी जो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है इस पे फोकस करना चाहिए, और थोड़ी गेस्ट लिस्ट थोड़ी बदल लें आप, बिल आपका गेट्स पॉइंट और चीमा साहब आ गया, IMF। बिल्कुल आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया है। मोहम्मद अली साहब, जैसे चीमा साहब फरमा रहे हैं कि एक तो हम वेस्ट से डिस्कनेक्ट हैं, दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि इंडिया ने क्वाड और ET2 और U2 मीटिंग को अटेंड किया। आप ये बताइएगा मुझे कि आप क्वाड को देखें, आकस को देखें, G20 हो, G7 हो, ब्रिक्स हो या आपका नेटो हो, ये तो लगता यूं है कि ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं इनके बनाने की क्या ज़रूरत है जब यूनाइटेड नेशन का फोरम मौजूद है और वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल भी मौजूद है और जनरल असेंबली भी मौजूद है। क्या ये जो डिफरेंट फोरम्स बने हैं, क्या ये UN की अहमियत को घटाते नहीं जा रहे? आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, बड़ा अहम सवाल किया आपने। मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जामिया और मुख्तसर जवाब दूँ। देखिए, दुनिया में इस वक्त 3 बुनियादी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और उसके हवाले से आपने जो बुनियादी और बहुत अहम सवाल चीमा साहब से किया था, उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि UN का मुस्तकबिल क्या है। तो दुनिया में जो 2-3 बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, एक तो तब्दीली आ रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर की ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है जी। और वेल्थ है, वो दुनिया में बतदरीज शिफ्ट हो रही है। एक तो ये तब्दीली आ रही है। दूसरी तब्दीली ये आ रही है कि जो आपने कहा उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो अलायंसेस कुछ पुराने वीक भी हो रहे हैं, और कुछ नए अलायंसेस और नई पार्टनरशिप्स इमर्ज भी कर रही हैं जी। ये तो 2 डोमेन्स हैं, सिस्टमिक और पॉलिटिकल लेवल पे। तीसरा जो बड़ी तब्दीली है वो मसाइल हैं जिनका सॉल्यूशन मल्टीलैटरल फोरम्स अमूमी तौर पे और UN खुसूसी तौर पे काफी हद तक मीट करने में नाकाम नजर आ रही है। और वो 4 चैलेंजेस हैं। वो माहौलियाती तब्दीली भी है, वो भूख और अफलास भी है, वो गुर्बत भी है, बीमारी भी है, और जो पुराने तनाज़ात हैं उनका हल तलब रहना भी है। तो मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है, और वो ये है कि चूंकि दुनिया में ताकत के तवाज़ुन की डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट और तब्दील हो रही है, तो स्टेटस को पावर बहुत इनसिक्योर है, और मैं समझता हूं जो इमर्जिंग पावर्स हैं वो भी अपने राइज को सस्टेन करना चाहती हैं। रिसर्जेंट पावर जो हैं वो भी थोड़ा सा यानी कि प्रेशर डाल रही हैं स्टेटस को पार पे। तो इस ग्लोबल पावर कॉन्टेस्ट की वजह से उनका फोकस जो है वो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी पे कम है, नंबर 1, जिसकी वजह से UN जैसा फोरम जो है वहां उसका जो आला तरीन फैसले का इदारा है सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पे आपको कंसेंसस बनता हुआ किसी भी इशू पे, चाहे वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो चाहे वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो, इस पोलराइजेशन की वजह से जो यूनाइटेड नेशन का इदारा और फोरम है वो नाकाम नजर आता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस से मीट करने में भी, और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यानी कि भूख, गुर्बत, बीमारी, अफलास, माहौलियाती तब्दीली में भी जियोपॉलिटिक्स असरअंदाज होती है। और जो तीसरा मामला है कि बदकिस्मती से ये जो 4 चैलेंजेस मैं बता रहा हूँ, माहौलियाती तब्दीली, गुर्बत, भूख, बीमारी और कॉन्फ्लिक्ट्स, ये डेवलपिंग वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ को ज्यादा असरअंदाज होते हैं। तो वो उनकी जो तवक्कुआत इस फोरम से हैं या आलमी ताकतों से हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट रुकन हैं, वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि बदलते हुए ताकत के तवाजुन, बदलते हुए हालात और नए चैलेंजेस की वजह से ये इदारा जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस
मैं समझता हूँ कि डेवलपिंग वर्ल्ड की और ग्लोबल साउथ की पूरी करने में नाकाम रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, अलबत्ता बड़ा आपने जामे इसका जवाब दिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन, एक तो हम ये देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन का जो मुस्तकबिल है, क्या वो लीग ऑफ नेशन की तरह होने जा रहा है और या इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, चूँकि दुनिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली हमें नज़र आ रही है जहाँ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर्स एमर्ज कर रहे हैं और वो भी इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वेस्ट की जो इंस्टीट्यूशनल अजारादारी है उसको। इस तनाज़र में इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले आप सैयद मोहम्मद अली साहब को सुन रहे थे। बड़ा उन्होंने जामे जवाब दिया कि यूनाइटेड नेशंस का इस वक्त स्टेटस क्या है और कहाँ कमज़ोरियाँ किस किस जगह पे नज़र आ रही हैं, और उन्होंने 4 अहम जो इश्यूज़ हैं जिसको यूनाइटेड नेशन के सामने वो हल तलब हैं, वहाँ पे ज़रा कमज़ोरी आपको नज़र आती है। कमर चीमा साहब, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम पाकिस्तान की जो ज़िक्र किया है हमने कि कोई कोई इतनी मल्टीलैटरल एंगेजमेंट नहीं है। क्या पाकिस्तान समझता है कि हम कोई किसी अलायंस मेकिंग में आ नहीं सकते, या पाकिस्तान चाइना के पलड़े में ज़्यादा अपने जाके अपने समझता है कि हमें कोई अब वेस्ट में रिसीव नहीं करेगा? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसमें अगर ओआईसी को देखें या मुस्लिम वर्ल्ड को देखें, वो इटसेल्फ वेस्ट के साथ इंडिया के साथ अलाइन कर रही है। डॉक्टर साहब हम कहाँ पे हैं? और ये यूएन का जो फोरम है इस पे भी मुझे अपनी आइसोलेशन नजर आ रही है, तो इस पे थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस हमें दें। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल किया आपने। और अभी मैं रशिया टुडे पे मुझे एक इंटरव्यू पे था, उन्होंने मुझसे एग्जैक्टली यही सवाल किया था कि आप किस साइड पे हैं। तो मैं जवाब इसका मुख्तसरन ये दूंगा कि देखें, पाकिस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, ज़रा गौर से सुनिएगा। देखें, हमारे जो इकोनॉमी और सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं या एक्सपेक्टेशंस या चैलेंजेस हैं, बुनियादी तौर पे हमारे ताल्लुकात और एक्सटर्नल डिपेंडेंस की जो नौइयत है, उसमें कोई एक पावर सेंटर मजमूई और मुकम्मल एतबार से आपके इकोनॉमिक, आपके डेवलपमेंटल और आपके सिक्योरिटी नीड्स को मीट करने की ना सलाहियत रखता है और ना ख्वाहिश रखता है। गौर से सुनिए मेरी बात। देखिए, सीपेक एक चाइना का प्रोजेक्ट है। अगर आपको तवक्को ये है कि उसके जो रीपेमेंट्स हैं लोन के हवाले से या इंटरेस्ट के हवाले से, वो आप आईएमएफ से बोरो करके देंगे, तो आईएमएफ नहीं देगा। इसी तरह अगर आईएमएफ की आपने किस्त देनी है, वापस करनी है, या उनका डेट रीपे करना है, तो चाइना उसमें आपकी हेल्प नहीं करेगा। अब बुनियादी मसला ये है कि, और ये सिस्टमिक और स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का सिस्टम जिसमें पाकिस्तान इमर्ज हुआ था, उस पे हम प्राइमरीली सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल और इन्वेस्टमेंट के लिए वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं ट्रेडिशनली। अब जबकि ये पावर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, शिफ्टिंग शायद ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी जो तवक्कुआत अमेरिका से थी, वही तवक्कुआत अब चाइना से हैं। तो बात यह कि चाइना का अंदाजे सियासत जो है, स्टेट क्राफ्ट डिफरेंट है अमेरिका से। वो शायद आपको इस तरह कैश का रिलीफ हर दफा नहीं देगा। वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई हमने सीपेक बना दिया, अब आप अपने पांव पे खड़े हो, तिजारत करें। तो अब दूसरा मामला, हमारे सिक्योरिटी की भी नीड्स हैं, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की भी नीड है। हमारे कुछ सिस्टम जो हैं फ्रेंच हैं, कुछ चाइनीज हैं, कुछ ब्रिटिश हैं, कुछ अमेरिकन हैं। हम किसी एक सिस्टम पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं करते। तो इसलिए हमारे डिफेंस और इकोनॉमिक कंपल्शन ये है कि हम किसी एक पावर सेंटर पे कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो। अच्छा, इसकी वजह से जो पावर सेंटर्स इमर्ज कर रहे हैं, वो भी आपसे थोड़ा सा इनॉयड होते हैं, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पे उनके अलाई बनने की सलाहियत ही नहीं रखते। और मैं आईआर के स्कॉलर की हैसियत से आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूं आपके नाजरीन के सामने कि देखिए, अलाई का मतलब ये होता है आपके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और कॉमन थ्रेट्स और कॉमन एनिमीज होते हैं। अगर चाइना
चाइना भी आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बाज डोमेन्स में, उसी तरह जिस तरह अमेरिका है बाज डिफरेंट डोमेन्स में। लेकिन आप ना अमेरिका के अलाई हैं ना चाइना के अलाई हैं। और मैं अलायंस के वर्ड को एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखें, अगर अमेरिका और चाइना की साउथ चाइना सी में कोई कशीदगी हो जाती है तो चाइना आपसे कहता है कि आप अपनी नेवी भेजें, मैंने अमेरिका के खिलाफ एक अलायंस बिल्ड करना है, तो आप अमेरिका की नेवी के खिलाफ अपनी नेवी भेजेंगे? बात दरअसल ये है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये सलाहियत और काबिलियत है कि वो जब अफगानिस्तान में उसने अलकायदा के खिलाफ वॉर शुरू करनी होती है तो वो पूरी दुनिया से 28 मुल्कों को कान से पकड़ के वहां पे खड़ा कर देता है कि लड़ो इनसे। भाई ऑस्ट्रेलिया पे तो कोई अलकायदा ने हमला नहीं किया ना, अफगान तालिबान का जर्मनी से तो कोई तनाज़ा नहीं है ना, लेकिन अमेरिका अपने अलायंस को इस तरह कोर्स और डोमिनेट करके ब्रो बीट करके मजबूर कर सकता है कि जाओ और हमारे मुफादात के लिए लड़ो, मैं हथियार भी दूंगा। ये वाली जो नौयत है ताल्लुकात की हकीकत पसंदाना, ये पाकिस्तान के लिए मतलब फीजिबल नहीं है। इसलिए हम टोटल अच्छा अरबों से भी हम पैसे मांगते हैं, रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं। अगर अरब ये कल को कहते हैं कि जी ईरान के खिलाफ मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तो आप करेंगे? अगर वो कहते हैं कि हुती के खिलाफ यमन में फौज भेजें, आप भेजेंगे? भाई बात ये है कि आप किसकी सिक्योरिटी के लिए कंप्लीट एलाई हैं? आप एलाई तो किसी के भी नहीं है। तो फिर आप बाकी ममालिक से, अरबों से, चीन से, अमेरिका से कैसे तवक्को करते हैं कि वो कंप्लीटली आपकी जरूरियात पूरी करें? तो बात समझना ये जरूरी है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड कोई एक पावर सेंटर कंप्लीटली पूरी नहीं करता। इसलिए हमारे ताल्लुकात की नौयत क्लियरली किसी के ऊपर कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस की है ही नहीं। डॉक्टर साहब, बहुत मैं डॉक्टर साहब मोहम्मद अली साहब, बहुत जामे आपने जवाब दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये मेरे ख्याल में बड़ा कम पर्सपेक्टिव पाकिस्तानी मीडिया में आता है। जी चीमा साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं? और एक सर क्विक क्वेश्चन, हम अपने ताल्लुकात को प्राइमरीली सिक्योरिटी और मिलिटरीली ही क्यों देखते हैं? देखें फॉर एग्जांपल जैसे I2U2 या जो क्वाड है या इस तरह के बहुत सारे ऐसे अलायंसेस बन सकते हैं जिसमें आपने करना कुछ नहीं है, आपने फौजें और अपनी बंदूकें नहीं निकालनी, लेकिन आपने फाइनेंशियली इंगेज होना है। हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, उसमें मिलिट्री कोई नहीं है अभी तक। सो हम इकोनॉमिकली कैसे इंगेज हो सकते हैं? अगर इंडिया मिडिल ईस्ट को निकाल लेके यूरोप तक पहुंच सकते हैं तो मैं इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहा हूं कि हम कैसे इंगेज हो सकते हैं। मैं ऑन अलायंसेस की भी बात कर रहा हूं। मिलिटरीली हम जारी बात है नहीं पहुंच सकते, पॉलिटिकली भी हम किसी हद तक लोगों के साथ इंगेज हो सकते हैं। ये पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली भी थोड़ा हमें हम समझाएं सर। नहीं, आपने बहुत अहम बात की है और हकीकत ये है कि देखें जो अलायंसेस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस यही बताती है कि वो सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं होता, ठीक है? अभी नेटो भी, यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के साथ खड़ी है। अभी अगर आप अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पढ़ें जो उन्होंने लास्ट ईयर अक्टूबर में रिलीज की थी, तो वो कोई मिलिट्री कंपटीशन की चीन से बात नहीं करता, हालांकि वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। वो बात करता है, डीकपलिंग की बात करती है और चाइना को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की बात करती है ग्लोबल सप्लाई चेन में। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पाकिस्तान को देखते हैं, तो भाई अगर चाइना और अमेरिका के दरमियान एक डीकपलिंग की स्ट्रेटजी चल रही है कि उन्होंने अपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को म्यूचुअली सेपरेट करना है और उसके अराउंड अलायंसेस बनाने हैं, तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक की जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी क्या है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पॉलिसी पे इसका क्या असर पड़ेगा? आप क्या 10-12 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड अमेरिका के साथ है, सीपेक आप चाइना के साथ बना रहे हैं, ठीक है? आप जो घर की इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वगैरह हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वेपन्स आप वेस्ट से इंपोर्ट करते हैं। बात यह है कि इस डीकपलिंग की स्ट्रेटजी में आपने अपनी इकोनॉमी को कैसे रीस्ट्रक्चर करना है, ये वाली बात आपको सोचने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि असल बात डॉक्टर साहब ये है कि आप दुनिया को क्या ऑफर करते हैं इकोनॉमी में? आप ज्योग्राफी के अलावा एक राहदारी, एक जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि जहां पे अगर आप एनवायरनमेंट को सिक्योर कर दें, अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अपना इकोनॉमिक इकोसिस्टम फीजिबल बना दें, तो आपको उम्मीद है कि बाहर की दुनिया आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपका इकोनॉमिक्स की टर्म है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या
बाकी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा फीजिबल, ज्यादा सिक्योर, ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होंगे तो यहाँ पे आके तिजारत और इन्वेस्टमेंट होगी ना। देखिए ईरान और सऊदी अरब compete कर रहे हैं फॉर द चाइनीज मार्केट, उनका कोई मसला नहीं है उसमें। बात यह है कि आपने एक्सपोर्ट करना क्या है यहाँ से। ठीक है, आपकी लोकेशन है कि यहाँ पे रोड अच्छी बन गई, मोटरवे अच्छी बन गई, ट्रेन चल गई, लेकिन आप दुनिया को क्या एक्सपोर्ट करते हैं? मोहम्मद अली इंडिया साहब, इधर 150 बिलियन मेरी डॉलर से मजबूरी है ज्यादा तो रोकना, चूंकि सिर्फ मुझे सॉफ्टवेयर ब्रेक के एक्सपोर्ट लिए करता कहा जा रहा है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है कि पाकिस्तान दुनिया को क्या ऑफर कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की सोसाइटी एंड इकोनॉमी की क्या यूटिलिटी है दूसरे बड़े ममालिक के लिए कि वो यहाँ पे आएँ और इन्वेस्टमेंट करें, और जब तक यूटिलिटी नहीं बनेगी तो कभी भी आपकी इकॉनमी बूम नहीं पकड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मोहम्मद अली साहब जिक्र कर रहे थे जिसका, लेकिन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ती है। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो मोहम्मद अली साहब की बात को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मोहम्मद अली साहब, आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकॉनमी की यूटिलिटी के हवाले से, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं बस ये बात करके करना चाहता हूँ कि देखें, आपने अपनी पहले तो इकोनॉमी को सर्विस सेक्टर को डेवलप करना है या आईटी सेक्टर को डेवलप करना है। ये अच्छी बात है कि आप आईटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर को डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन इसको आप इस अंदाज में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएं। हमारी सारी जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो ये इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, जिसकी वजह से जैसे जैसे लोगों का म्यार जिंदगी बढ़ा है, हमारी इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं। अब हमें ग्रेजुअली इन चीजों को, चाइना के साथ भी, मेरा असल आर्गुमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट ये है कि चाइना के साथ भी आपको ताल्लुकात का फायदा खाली रोड और ट्रेनें चला के नहीं होगा। आपको उस वक्त होगा जब आप उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो जाएंगे। आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की कुछ स्टेजेस में इंटरडिपेंडेंस होगी, जिसको आप यहाँ पे लोकल असेंबली में, एम्प्लॉयमेंट में और फ्यूचर एक्सपोर्ट में ट्रांसलेट कर सकें। बहुत ज़बरदस्त अंदाज से आपने एक्सप्लेन किया। मोहम्मद अली साहब, अगर आप अब इंडिया और कनाडा के तनाजुर में चीज़ों को अगर हम देखें, इस सारी बहस को अगर उस तरफ लेकर आएँ, एक तरफ इंडिया डिपेंड करता है वेस्ट के सोशल मीडिया के ऊपर, फिर आपने अभी आईटी का जिक्र किया पाकिस्तान के हवाले से। इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है उसका जो चीज़ें, प्रोडक्ट जो वो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी वेस्ट को करता है। यानी कोई गुड्स प्रोडक्शन नहीं है इंडिया के अंदर जिस तरह चाइना के अंदर आपको नज़र आती है। और फिर G5 का जिक्र है, वो भी वेस्ट के डिपेंडेंट है। अब इवेंट्स को अगर हम कनेक्ट करें, पहले सेरबिन की रिपोर्ट 20 सालों के बाद, उसके बाद जॉर्ज सोरो का क्रिटिसिज्म मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर अब ये कैनेडियन इंडियन जो रो चल रहा है, इन चीज़ों को अगर आप आपस में मिलाएं तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को अंडर प्रेशर लाया जा रहा है और उससे कुछ डिमांड से जो उससे मनवाई जाए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, 3-4 मेरे बुनियादी और मुख्तसर आर्गुमेंट्स हैं। पहली बात यह है कि मैं चूंकि स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स में काफ़ी साल इंगेज रहा हूँ अमेरिका के साथ, तो मैं ये जानता हूँ कि जो उनके आला तरीन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स हैं, उनके अंदर ये इदराक बतदरीज बढ़ रहा है कि इंडिया जैसे जैसे अपने असर रसूख, पावर और वेल्थ को गेन कर रहा है, वो अमेरिका की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन काउंटरिंग और कंटेनिंग चाइना प्रोजेक्ट में, मेरे ख्याल में पहलू तही कर रहा है और इतना फोर्थ कमिंग नहीं है। और उनके यहाँ ये इदराक बढ़ रहा है कि इंडिया की चाइना के खिलाफ सिक्योरिटी कमिटमेंट को अमेरिका को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये एक तशवीश बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, जो माइनॉरिटीज के हवाले से जो सूरत हाल है ह्यूमन राइट्स की इंडिया में, वो सारी दुनिया जानती है, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। अलबत्ता जब ये मणिपुर के वाकयात हुए जिसमें ईसाई बहुत सारे जो हैं वो अपनी जान से गए, बहुत से चर्चेस को जलाया गया, तो आपने नोटिस किया होगा कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस मामले को उठाया। क्योंकि सीधी सी बात है डॉक्टर साहब, देखिए, मुसलमान और कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है 75 साल वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन जब उनको ये इदराक हुआ कि भाई ये तो सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी नहीं है, ये तो ईसाइयों को भी नहीं छोड़ते, तो फिर यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस पे थोड़ा सा नोटिस लिया। लेकिन अब जबकि ये हलाकत हुई है सिख लीडर की,
कनाडा में, हरदीप तो सिंह की। इससे मतलब मैं समझता हूँ दिस वाज द आइसिंग ऑन द केक। और कनाडा में ये एहसास हुआ है कि भाई ये तो हम और फिर आपको पता है कनाडा I5 का मेंबर है। I5 एक बहुत क्लोज इंटेलिजेंस का एक अलायंस है, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। तो उन कई बातें जो इस मामले में तहकीक में सामने आई हैं, वो दीगर ममालिक ने अपनी एज पार्ट ऑफ देयर ट्रीटी कमिटमेंट कनाडा से शेयर की हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने पार्लियामेंट को बताया है कि उनको इस बारे में काफी सीरियस शवाहिद हैं भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुलविस होने के। तो मैं मुख्तसरन ये समझता हूँ, और ऑलरेडी ताल्लुकात में चूंकि काफी कशीदगी आ चुकी है, उन्होंने पहले ट्रैवल एडवाइजरी दी थी, अब थ्रेट वार्निंग भी दी है, और काफी धमकियों का सामना है कैनेडियन सफारतकारों को भारत के अंदर। तो मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में इस कशीदगी में इजाफा होगा, और किसी हद तक दिफाई, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक ताल्लुकात पे भी इसका असर इसलिए पड़ेगा कि जो कैनेडियन कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं या तिजारत करना चाहती हैं, उनको सरकारी तौर पे सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है, जो कि अब इन हालात में शायद उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सरकारी इदारे ना दें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपका पॉइंट आ गया। कमर चीमा साहब, हमारे पास आखिरी 30 सेकंड्स हैं, आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसी क्वेश्चन के ऊपर कर देना चाहें। देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है डॉक्टर साहब के जो अजीत दोवल डॉक्ट्रिन है, ये उसकी एक्सटेंशन है, और ये पाकिस्तान से कनाडा पहुंच गए। जैसे अच्छा। मैं तो समझता हूँ कि रॉ बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान में इन्वॉल्व थी और है, इसी तरह वो कनाडा पहुंचे और उन्होंने कनाडा को वेस्ट का वीक लिंक समझते हुए ये किया ताकि हम इंडिया के अंदर एक जो सिखों को पैगाम दे सकें। लेकिन मेरा ख्याल है वो बैकफायर कर गया, मुझे तो इस तरह नजर आ रहा है जी। बहुत शुक्रिया। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था इस प्रोग्राम को ख़त्म करें नाज़रीन, बड़ी यूज़फुल और टेक्निकली बड़ी साउंड डिबेट इस वक्त चल रही थी। मोहम्मद अली साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट पॉइंट्स उठाए, कमर चीमा साहब ने बड़े छुपते हुए सवालात किए। मेरा ख्याल है आज का जो प्रोग्राम है वो ओवरऑल पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे ज़रा सा हटकर है, डिफरेंट है, इम्पॉर्टेंट है। दिल तो चाहता था कि इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन वक्त की जो कमी है वो आड़े आ गई। बहरहाल नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।